एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न फाइनेंस। एक ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है जो डिजिटल वॉलेट्स में काम करती है। आपने काफी बार पेटीएम वॉलेट का यूज तो किया ही होगा अपने ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, और उसी तरीके से आपने मोबीक्विक वॉलेट का भी कभी तो यूज जरूर किया होगा। मोबीक्विक वॉलेट भी बिल्कुल पेटीएम वॉलेट की तरह ही काम करता है और उसके थ्रू भी आप अपने पेमेंट्स इजीली कर सकते हैं। मोबीक्विक अपना आईपीओ लेकर आ रहा है और इन्होंने डीआरएचपी पेपर्स को फाइल किया है सेबी के साथ। मैं आपको बता दूं कि 2021 में भी मोबीक्विक ने अपना आईपीओ लेकर आने के बारे में सोचा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे और इसलिए फिर से वो अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं और उन्होंने डीआरएचपी पेपर्स को फाइल किया है। लेकिन आखिर कंपनी क्यों अपना आईपीओ दोबारा से लेकर आ रही है? लेकिन क्या ये कंपनी इतनी अट्रैक्टिव है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और आखिर क्या डिटेल्स है ये जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उसकी? क्या ये सिर्फ एक स्कैम है आपसे फंड रेज करने के लिए, या सच में ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मोबीक्विक जिस वैल्यूएशंस पे 2021 में आईपीओ लेके आने के बारे में सोच रही थी, उससे कम वैल्यूएशंस में इस बार ये आईपीओ को लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। तो आखिर क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक स्कैम हो सकता है फंड्स को रेज करने के लिए? इन सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शॉकिंग ट्रुथ्स के बारे में जो कि मोबीक्विक के हैं, जो आपको शायद नहीं पता होंगे। इन शॉकिंग ट्रुथ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये आईपीओ अप्लाई करने वाला आईपीओ है या फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अब वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिए। आप इससे रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोबीक्विक के बारे में। तो मोबीक्विक की शुरुआत हुई थी 2009 में और ये इंडिया का पहला डिजिटल वॉलेट था। जी हाँ, 2009 में डिजिटल वॉलेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था और ये फर्स्ट प्लेयर थे इस सेक्टर के अंदर। तो क्या था कि लोगों को पता ही नहीं था कि डिजिटल वॉलेट होता क्या है और उसे कैसे यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम डिजिटलाइजेशन की इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। एंड वी इवन डिडंट हैड एन आइडिया दैट डिजिटलाइजेशन वुड बी आवर फ्यूचर। इस कंपनी की जो फाउंडर है वो है उपासना टाकू और वो पहले पेपैल में काम करती थी। पेपैल एक इलॉन मस्क की कंपनी है, इसलिए उनका बैकग्राउंड था डिजिटल पेमेंट्स के अंदर। उन्होंने मोबीक्विक की शुरुआत अपने पार्टनर बिपिन प्रीत सिंह के साथ करी थी। मैं आपको बता दूं कि मोबीक्विक जो थी वो पहले 4 साल के लिए एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी थी, मतलब जो भी फंडिंग थी वो उसके फाउंडर्स ने ही लगाई थी। उन्होंने बाहर से कोई भी पैसा रेज नहीं किया था। लेकिन 4 साल के बाद जब कंपनी काफी ज्यादा ग्रो करने लगी तो उनको नीड थी और ज्यादा फंडिंग्स की, और इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टर्स का सहारा लिया और वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू रेज किए फंड्स। लेकिन उनके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू फंड्स रेज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर वीसी फर्म्स का इतना ज्यादा इकोसिस्टम नहीं था, और वो भी ऐसे नए स्टार्टअप के लिए जो कि डिजिटल पेमेंट्स में काम करती है। काफी नई थी ये चीज इंडिया के अंदर उस टाइम पे, और इसीलिए वीसी फर्म्स ने बहुत इजीली मोबीक्विक को फंडिंग प्रोवाइड नहीं की। लेकिन काफी मशक्कत के बाद जो मोबीक्विक की फाउंडर है उन्हें सिक्वा कैपिटल के थ्रू, जो कि एक वीसी फर्म है, फंडिंग मिली। ये फंडिंग उन्होंने पहले राउंड में करी और उसके बाद 21 राउंड में और उन्होंने सिक्वा कैपिटल से फंडिंग को उठाया। टिल 2021 मोबीक्विक वेंचर कैपिटलिस्ट से रेज किए हुए फंड से ही ऑपरेट कर रही थी। लेकिन 2021 में जब उन्हें और भी ज्यादा फंड्स की नीड आई और वीसी फर्म्स ने उन्हें और फंड्स प्रोवाइड नहीं किए, तो उन्हें लगा कि अब उन्हें आईपीओ लेकर आना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने 2021 में आईपीओ लेकर आने की कोशिश करी थी। वीसी फर्म्स ने उन्हें 2021 के बाद इसलिए फंड्स देने से मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली जो स्टार्टअप्स थे वो फेल हो रहे थे, और वीसी फर्म्स को ये डर था कि कहीं मोबीक्विक भी फेल ना हो जाए, और इसलिए उन्होंने मोबीक्विक को फंडिंग देने से मना कर दिया था। और इसीलिए मोबीक्विक ने दूसरा जरिया जो कि आईपीओ था उससे फंडिंग रेज करने के बारे में सोचा, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुए क्योंकि उसी टाइम पे पेटीएम का भी आईपीओ आया था। और जैसे कि आपको पता होगा कि पेटीएम का आईपीओ जिस वैल्यूएशंस पर आया था उसके बाद जो पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी, और उसके बाद
भी जो प्राइस था वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ था, जिसकी वजह से मोबीक्विक ने अपना आईपीओ जो था 2021 में उसे लाने का जो डिसीजन था उसके बारे में दोबारा सोचा और वो अपना आईपीओ लेकर नहीं आए। उस टाइम पे नोमुरा और एक और इन्वेस्टमेंट फर्म जो उनके इस आईपीओ में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले थे, उन्होंने भी मोबीक्विक के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। और क्योंकि मोबीक्विक 2021 में आईपीओ के थ्रू फंड्स रेज नहीं कर पाई थी, इसीलिए उन्होंने दोबारा से डीआरएचपी पेपर्स को फाइल किया है और ये दोबारा से आईपीओ लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। 2021 में ये 1900 करोड़ के वैल्यूएशंस पे अपने आईपीओ को लेके आ रहे थे, लेकिन अब ये 700 करोड़ के वैल्यूएशंस पे अपने आईपीओ को लेके आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो इनका आईपीओ आने वाला है ये पूरा फ्रेश इशू होगा। जी हाँ, ये पूरा ही एक फ्रेश इशू आईपीओ होने वाला है, जो कि काफी शॉकिंग है, क्योंकि पहले जब ये आईपीओ लेके आ रहे थे तो उसमें कुछ ऑफर फॉर सेल भी था, लेकिन अब ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये पूरा फ्रेश इशू है। तो काफी शॉकिंग चीज है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट क्यों नहीं ले रहे हैं। मोबीक्विक पहले पेटीएम की तरह ही लॉस में थी, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन अगर बात करें इनके प्रॉफिट मार्जिन की, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 2 से 3% तक का ही है। और क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स है, यानी कि ये सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो 2-3% का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना अच्छा नहीं है। जब 2-3% का प्रॉफिट मार्जिन होता है तो जब सब कुछ इकोनॉमी में सही चल रहा होता है तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे इकोनॉमी थोड़ी सी बिगड़ती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, तो ये 2-3% प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनीज बहुत जल्दी लॉस में चली जाती हैं। और ऐसा ही मोबीक्विक के साथ भी हो सकता है। मोबीक्विक का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर रहा है रिपीटेडली, जो कि एक अच्छी चीज है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू के इंक्रीज करने का जो मेन रीजन है वो है बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन। जी हाँ, इन्होंने भी बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दिया है कस्टमर्स को, जो इनका मेन रेवेन्यू सोर्स बना है। पहले इनका जो फोकस था वो मेनली कंज्यूमर पेमेंट्स पे रहता था, लेकिन अब इन्होंने बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन भी ले लिया है और वो इनका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बना है। ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और प्रॉफिट मार्जिन्स में देखा गया है। 2 इयर्स में इनका जो यूजर बेस है वो भी इंक्रीज हुआ है। पहले इनका यूजर बेस 10 करोड़ होता था, लेकिन अब इनका यूजर बेस इंक्रीज होके 14 करोड़ हो गया है। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि इसके साथ साथ इनकी कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। जी हाँ, इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पहले ₹13 थी, लेकिन अब ये ₹31 हो गई है। इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि इंक्रीजिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से ये अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कैसे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट मार्जिन्स तो डिक्रीज होंगे। तो आखिर कैसे प्रॉफिटेबल रहेगी मोबीक्विक? मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 से 14 साल में मोबीक्विक ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अटेन नहीं कर पाया है। इन्होंने 22 राउंड में करीब 2000 करोड़ की फंडिंग उठाई है। तो आखिर इस आईपीओ के बाद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो भी पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कंपनी है उसके प्रॉफिट मार्जिन्स काफी लो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनका अब जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो लोन प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी बाय नाउ पे लेटर से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो जो लोन प्रोवाइड करना है यही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहने वाला है। और ये मोस्टली सारी सर्विस कंपनीज के साथ होता है। बाय नाउ पे लेटर, कंज्यूमर पेमेंट्स और पेमेंट गेटवे इनकी 3 इनकम स्ट्रीम्स हैं, लेकिन इसमें से बाय नाउ पे लेटर इनकी सबसे अच्छी इनकम स्ट्रीम होने वाली है आने वाले टाइम में भी, और इससे ही आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मोबीक्विक को अप्रूवल मिलेगा सेबी से आईपीओ लाने के लिए, और वो आईपीओ जब लेके आएंगे तो आखिर क्या लिस्टिंग प्राइस होगा, क्या वो प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन आपको पता चल गया होगा कि आखिर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप मोबीक्विक के आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपके लिए ये आईपीओ एक स्कैम है या एक अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।